Hello everyone, welcome to your channel. Today will we discuss about the यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 1 फिनिश किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और किडनी के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया था। आज यूरिनरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेंगे। काफी डीप यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ध्यान से आप क्लासेस को देखिएगा और क्लासेस देखने के साथ साथ में आप नोट्स भी बनाना प्रिपेयर करिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के साथ साथ में आपके लाइफ स्टाइल के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। क्लियर? तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। एक्चुअल में जो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन कह सकती हैं माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। एक शब्द हम आपको डिटेल्स में क्लियर कर रहे हैं कि माइक्रो मतलब कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब आप किडनी का परफॉर्म करके देखेंगे तब जा करके आपको नेफ्रॉन नजर आएगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन की अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे, तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कैसा होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ है कॉम्पिटिटिव में, कि पूछा गया है कि किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है। तो आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि नेफ्रॉन जो होता है किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रक्चरल के साथ में बात करेगा और साथ में उड़े उसके पूरे होल फंक्शन की बात करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया गया। और एक चीज आपको इम्पोर्टेंस क्लियर कर दें कि जो ईच किडनी होती है, प्रत्येक किडनी में कह सकते हैं कि अप्रोक्स 1 मिलियन से लेकर के 1.5 मिलियन नेफ्रॉन जो होती है प्रेजेंसी होती है। ठीक ना, नेफ्रॉन की जो प्रेजेंसी होती है ईच किडनी की बात कर रहा हूं, मतलब कि प्रत्येक किडनी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, 1 मिलियन से लेकर 1.3 आप 1.5 भी आपको किसी किसी बुक में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द सेबुलिंगम जो एमबीबीएस के लिए बुक है, उसके रिगार्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि ये 1 मिलियन से लेकर के लगभग 1.3 मिलियन आपको नेफ्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक किडनी में। अब एक चीज और क्लियर कर दे कि नेफ्रॉन के नंबर की अगर बात करेंगे, तो ये धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग रिड्यूस होना स्टार्ट होने लगता है। मतलब जैसे जैसे एज ह्यूमन की बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही ये नेफ्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और लगभग कह सकती हैं कि 45 से लेकर के 50 उम्र के बाद ये नेफ्रॉन की जो होता है नंबर ऑफ संख्या रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, और लगभग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द नेफ्रॉन डिक्रीज होने लगता है 45 से लेकर 45 ईयर के बीच में, और 0.18 से लेकर के 1% एवरी ईयर। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। ठीक है, कि नेफ्रॉन जो होता है किस एज से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में पर ईयर कितना रिड्यूस होता है, कितना कम होना रहता है। तो 0.8 से लेकर के 1% एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो होता है 1% लगभग रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, आप थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रक्चर समझिए और भी हम क्लियर समझेंगे। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक पूरा स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का। क्लियर? यहाँ पर जो ये पूरा आपको पार्ट दिख रहा होगा रेड कलर का, इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। ठीक है ना, और बोमैन कैप्सूल से लगा हुआ अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो कॉइल्ड वाला पार्ट नजर आ रहा है इसको बोलते हैं पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीटी बोलते हैं, प्रोक्सिमल कम्यूटेटिव। नीचे की ओर जैसे ही ये माइग्रेट होता है पीसीटी, ठीक ना, तो ये सेगमेंट में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, क्लियर समझिएगा कि एक सेगमेंट डिसेंडिंग होता है और एक होता है असेंडिंग। जैसे आप जो होता है हम आपको एक्सप्लेन किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि
स्प्लीन के सॉरी इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। इंटेस्टाइन में हमने बात किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट्स होती हैं, डिसेंडिंग कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसफर। तो अगर डिसेंडिंग की बात करेंगे, अगर नीचे की ओर जो चीज जा रही है उसको डिसेंडिंग बोला जा रहा है, और ऊपर की ओर जो चीज जा रही है उसको बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। तो एक डिसेंडिंग यहाँ पर लिम्फ पाया जाता है, ठीक है ना। और नीचे की ओर आगे की माइग्रेट होगा तो लूप ऑफ द हिनले होता है। ये बैंड वाला जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड, आगे डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। और ये हेयर पिन बैंड ऊपर की ओर जाएगा, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ द हिनले, ठीक है। और आगे की ओर जो ये राइट साइड में आएगा और जा करके फिर ये राइट हैंड में क्वाइल्ड फॉर्म में हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स जो होती है कनेक्ट हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट से हैं। क्लियर। अभी इतने आप इसके बारे में समझिए, आगे हम और डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर करें कि जो नेफ्रॉन होते हैं तो नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रीनल कार्पल्स पार्ट होता है और एक होता है रीनल ट्यूबुलर पार्ट है। मतलब कह सकते हैं कि एक कार्पल पार्ट होता है और सेकंड होता है ट्यूबुलर पार्ट है। रीनल कार्पल्स पार्ट जो होता है ब्लिंड इंड होता है। ब्लिंड इंड का मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, रेड कलर जो हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, इसको बोला जाता है ब्लिंड इंड, ठीक है। और जो रीनल ट्यूबुलर होता है ये कह सकते हैं कि ट्यूबुलर पोर्शन होता है। क्लियर। अब इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं कि जो नेफ्रॉन है, क्योंकि ये चार्ट अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, नोट्स बनाने के साथ साथ में अपने माइंड में चीजों को रखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। पार्ट से समझते हैं नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन में जो होता है तो दो पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, एक रीनल कार्पल्स होता है और एक रीनल ट्यूबुलर होता है, ठीक है। रीनल कार्पल्स जो होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है। एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, सेकंड होता है बोमेन कैप्सूल, ठीक है। क्लियर समझिए। और जो ट्यूबुलर पार्ट होता है तो ट्यूबुलर पार्ट को तीन सेगमेंट में जो होता है कैटेगराइज करके बताया गया है। एक होता है प्रोक्सिमल कन्व्यूटेड ट्यूबुल्स, सेकंड है लूप ऑफ द हिनले, थर्ड है डिजिटल कन्व्यूटेड ट्यूबुल्स से। इसको पीसीटी बोला जाता है और डिजिटल कन्व्यूटेड ट्यूबुल्स को डीसीटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। अब आगे जो लूप ऑफ द हिनले है इसको भी तीन पार्ट में जो होता है सेगमेंटेड किया जाता है। एक डिसेंडिंग होता है, सेकंड हेयर पिन बैंड होता है, थर्ड असेंडिंग होता है। और डिसेंडिंग को दो पार्ट में सेगमेंट करते हैं। एक तो ठीक से डिसेंडिंग सेगमेंट होता है और सेकंड यहाँ पर थिन से डिसेंडिंग सेगमेंट होता है। क्लियर। और असेंडिंग में भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके बताया जाता है, एक थिन होता है और सेकंड जो होता है थिक होता है। क्लियर। ये पार्ट्स अपने माइंड में रखिएगा। अब ये जितना भी पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंस करके हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन का, इन्हीं पार्ट्स के बारे में आज हम होल जानकारी लेंगे और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। रीनल कार्पल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। रीनल कार्पस जो होती है नेफ्रॉन का कफ सेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है कफ, जैसे आप कफ देखते होंगे उस टाइप का। ये जो हम आपको पेन से हाईलाइट करके बता रहे हैं यही पूरा पोर्शन क्या होता है इसका, रीनल कार्पल्स होता है। और रीनल कार्पल्स के पास जो होती है यहाँ पर जो होता है पार्ट्स पाई जाती है। एक होता है बोमेन कैप्सूल होता है और सेकंड होता है ग्लोमेरुलस है, ठीक है। डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। रीनल ट्यूबुलर जो होती है तो रीनल ट्यूबुलर रीनल कार्पल्स से जो जुड़ी रहती है, मतलब उसका ट्यूबुलर एक पार्ट होता है जिसको हम रीनल ट्यूबुलर भी कहते हैं, ठीक है। और रीनल ट्यूबुलस का अनदर नाम याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। इसको मेलफिजियन बॉडीज या कि मेलफिजियन कार्पल्स भी कहती हैं। ये स्लाइटली कैसी होती है, फ्लेटेड रहती है, हल्का चपटी रहती है, ठीक है। और इसका डायमीटर जो होता है 200 माइक्रोन होता है। क्लियर। अपने माइंड में रखिएगा कि कभी कभार पूछ देता है कि रीनल कार्पल्स का कितने माइक्रोन डायमीटर होती है, तो 200 माइक्रोन की डायमीटर होती है, ठीक ना। अब क्लासिफिकेशन हम नेफ्रॉन का बताएंगे। देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन के पार्ट्स अलग होते हैं और क्लासिफिकेशन अलग है, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन का क्लासिफिकेशन किया गया है तो यहाँ पर फर्दर किसको बताया गया है, रीनल कार्पल्स को बताया गया है। और रीनल कार्पल्स को जो होता है इसके लोकेशन के आधार पर, हमेशा याद रखिएगा, इसके लोकेशन के आधार पर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है, ठीक है ना। लोकेशन के आधार पर नेफ्रॉन को
टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और किसमें किया गया है, जो रीनल कार्पल्स वाला एरिया होता है वहां पर फर्स्ट होता है यहाँ पर कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसको अपने माइंड में रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ सिचुएटेड होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ पर सिचुएटेड होता है। ये दोनों रीनल कार्पल्स में सिचुएटेड होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर बात करेंगे तो इस प्रकार के जो नेफ्रॉन होते हैं तो ये रीनल कार्पल्स किडनी के कॉर्टेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन। और कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है किडनी का। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है ना। ये ऊपर का पूरा ये पार्ट जो नजर आ रहा होगा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, क्लियर। और ये सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी इसको कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉर्टेक्स के ऊपरी वाले वो पार्ट में प्रेजेंट होता है ना, इसलिए इसको सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी कहते हैं। और ये लगभग कह सकते हैं कि पूरे होल नेफ्रॉन का 85% ये पूरा हिस्सा यही कैप्चर करके रखता है, क्लियर। हमेशा अपने माइंड रखिए क्योंकि कभी कभार पूछ देता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, तो 85% में। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार का जो नेफ्रॉन होता है रीनल कॉर्पस के कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, लेकिन कॉर्टेक्स के साथ साथ में जो ये वाला जो पोर्शन है मेडुला का आउटर वाला पार्ट, इसके ऊपर में भी ये सिचुएटेड होता है कुछ हिस्सा, ठीक है ना। जंक्शन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये टोटल कितना होता है, 15% होता है। तो हमेशा याद रखिएगा टोटली दोनों को मिला करके 100% आप इसको लेकर चलेंगे तो जस्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है तो 15% होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है तो 85% प्रेजेंट होता है, क्लियर। ये जो हमने आपको रीनल कार्पल्स एक्सप्लेन किए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन के आधार पर दो तरीके से बता करके एक्सप्लेन किए हैं, क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों को थोड़ी सी हम डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। ये चार्ट को अपने माइंड में जरूर बना के रखिएगा क्योंकि पूछ देता है कि कॉर्टिकल्स और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या अलग तरीके से इसके मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। क्यों, और यहाँ पर आप कभी कभार 2 नंबर में क्वेश्चन जनरेट हो जाता है एकेडमिक व्यू से जब आप एग्जाम देते हैं वहां पर भी, क्लियर। कुछ फीचर्स बताया गया है, परसेंटेज है सिचुएशन ऑफ द रीनल कार्पल्स, लूप ऑफ द हिनले सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू ट्यूब्यूल्स और फंक्शन, ठीक है। फीचर्स की परसेंटेज की बात करेंगे तो कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन जो होता है तो 85% होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% होता है। सिचुएशन की बात करेंगे कहाँ पर स्थित है, ये आउटर कॉर्टेक्स नियर द पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, उसके सुपरफिशियल, ठीक है ना, वहां पर ये सिचुएटेड है। जबकि यहाँ पर जो जस्टा मेडुलरी होता है ये इनर कॉर्टेक्स नियर द मेडुला, मेडुला के नजदीक और इनर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, और ये आउटर कॉर्टेक्स में है। लूप ऑफ द हिनले की बात करेंगे तो इसका शॉर्ट लूप होता है, जबकि जस्टा मेडुलरी का नेफ्रॉन का लॉन्ग लूप होता है। हेयर पिन बैंड पिनिटेट होती है ओनली अप टू द आउटर जोन ऑफ द मेडुला, मतलब कि जो आउटर जोन है मेडुला का वहां तक ये इसकी पिन, आगे देखेंगे हेयर पिन बैंड कहाँ तक रहती है, वहां तक पिनिटेट है। जबकि जस्टा मेडुलरी का क्या है कि हेयर पिन बैंड पिनिटेड अप टू द टिप ऑफ द पैपिला, ठीक ना। पैपिला की ये टिप तक क्या होती है, पिनिट्रेशन रहती है, मतलब वहां तक चिपकी हुई रहती है उससे, क्लियर। सब ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के रूप में पूरा ब्लड सप्लाई करता है, जबकि जो जस्टा मेडुलरी होता है तो वासा रेक्टा के थ्रू ये ब्लड को सप्लाई करता है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ है, ठीक है ना, कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ब्लड की सप्लाई किस ट्यूब्यूल्स के द्वारा होती है, तो हमेशा रखिएगा माइंड में कि वासा रेक्टा के द्वारा, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंस आप हाईलाइट करके रखिएगा कि वासा रेक्टा के थ्रू होती है। फंक्शन की बात करेंगे तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो वहां पर 85% पूरा नेफ्रॉन है तो वहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जस्टा मेडुलरी में मेनली कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, मतलब कि यूरिन का कंसंट्रेशन भी होता है और साथ में यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में
होता है कि जस्टा मेडुलरी में, दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि जस्टा मेडुलरी में कंसंट्रेशन भी यूरिन का बन रहा है। क्लियर। लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन की एरिया में ही होगा। क्लियर। आगे एक लेक्चर हम आपके लिए लाएंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको डिटेल्स में देखेंगे। ओके। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जो अभी हमने आपको नेफ्रॉन के पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, उन्हीं सबको अब डिटेल्स में देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आएगा। तो नेफ्रॉन में कह सकते हैं कि दो टाइप्स के स्ट्रक्चर को बताया गया है। एक होता है रीनल कार्पस, वही जो अभी हमने देखा, और एक रीनल ट्यूबुलर, ठीक है ना, मतलब कि ट्यूबुल्स वाला पार्ट। रीनल कार्पल्स में भी जो होते हैं दो पार्ट्स अभी एक्सप्लेन किया, एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है और एक बोमैन कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आर्टरीज को क्लियर कर रहे हैं सबसे पहले हम आपको, कि जो किडनी में ब्लड आर्टरी लेकर आती है और लेकर के कहाँ तक पहुंचती है, नेफ्रॉन तक पहुंचती है, ठीक है। तो वहां तक जो ब्लड लेकर के आ रही है तो उसको हम अफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं, ये कि अफरेंट आर्टरीज। आर्टरियोल्स उसको बोलेंगे कि जो आर्टरी का लास्ट यूनिट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे आर्टरीज मिल करके आर्टियोल्स का फॉर्मेशन कर देती है, तो उसको आर्टियोल्स बोला जाता है। तो अफरेंट आर्टियोल से ब्लड नेफ्रॉन तक आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस के पास ये पूरा इसका फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद फिर यहाँ से ये इफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू फिर से वापस चला जाएगा। क्लियर। आगे की ओर तो यहाँ पर दो पार्ट्स बताया गया है, एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, सेकंड बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जो क्वाइल्ड वाला पार्ट से नजर आ रहा है, आपको ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, जो हम पेन से हाईलाइट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये ट्यूब्स के रूप में जो नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। क्लियर। इतना अपने माइंड में रखिएगा। बोमैन कैप्सूल जो होता है एक कप के रूप में स्ट्रक्चर बनाता है, और जबकि जो ग्लोमेरुलस होता है वो पूरा कॉइल्ड के रूप में रहता है। क्लियर। समझते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, हमेशा माइंड में रखिए कैसा होता है, कैपिलरीज का। और किस कैपिलरीज का, जो आर्टियोल्स कैपिलरीज होती हैं उसका होता है, ठीक है। बोमैन कैप्सूल के इनक्लोज्ड होता है, मतलब कि ये चारों तरफ से क्या होता है, बोमैन कैप्सूल इसको इनक्लोज्ड करके रखता है, ठीक है। पहले हम इसको इरेज कर दूं। ओके। और यह अफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये अफरेंट होता है और ये इफरेंट है, इन दोनों के बीच में क्या है, सिचुएटेड है। ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन अफरेंट आर्टियोल से होता है। किसका ऐसे हो रहा है, अफरेंट आर्टियोल से, जिसमें अफरेंट आर्टियोल जो होती है लगभग कह सकती हैं कि 4 से लेकर के 5 लार्ज कैपिलरीज के रूप में मिलकर के कन्वर्ट होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना, लगभग यहाँ पर बताया गया है, बट आपको 5 नजर आ रही होंगी। 5 तक याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि अफरेंट आर्टियोल्स कितनी आर्टियोल से मिलकर के ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये लार्ज कैपिलरीज की छोटी छोटी कई कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, और ये छोटी जो कैपिलरीज होती है आगे फर करके री यूनिट बनाती है, जो कि री यूनिट क्या कहलाती है, यहाँ पर किसको बनाने काम करती है, क्या कहलाती है, इफरेंट आर्टियोल्स है। क्लियर। ये आगे की ओर ये और माइग्रेट होगा, फिर से इस तरीके से और एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये पूरा इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है, मतलब कि ये एक नेफ्रॉन की बात कर रहा है। और अभी हमने टोटल नेफ्रॉन कितना बताया, लगभग 1 मिलियन से लेकर के 1.3 मिलियन। तो ये एक नेफ्रॉन, और इसी तरह के पूरे जो होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन आपके किडनी में सिचुएटेड होती हैं। क्लियर। आगे समझिए बोमैन कैप्सूल क्या है। बोमैन कैप्सूल जो होता है कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने बताया, जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है। और बोमैन कैप्सूल में 2 टाइप्स की लेयर पाई जाती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। तो आउटर लेयर को हम पैराइटल लेयर्स बोलते हैं, और इनर लेयर को हम विसरल लेयर बोलते हैं। यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपको जो स्लाइटली येलो कलर का नजर आ रहा होगा, इसको बोला जाता है यहाँ पर बोमैन कैप्सूल। और बोमैन कैप्सूल में 2 लेयर है, एक ये जो इनर लेयर आपको नजर आ रही है, इसको बोला जाता है विसरल लेयर, और ये जो लेयर बाहर की ओर है, इसको बोला जाता है पैराइटल लेयर। और हमेशा याद रखिएगा कि ये लेयर जितनी भी होती हैं, तो सभी की सभी जो है इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के ही बनी होती हैं, ठीक है।
और यहाँ पर एक चीज समझा देते हैं आपको कि जो विसरल लेयर होती है द कवर द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कंटिन्यूअसली द पैराइटल लेयर ऑफ द विसरल पोल। मतलब ये जो होती है, कह सकती हैं कि जो विसरल लेयर होती है तो ये पूरी आपको नजर आ रही है इस तरीके से, ये कॉइल्ड रहती है, ठीक ना, कैपिलरीज के रूप में। फिर यहाँ तक ये इफरेंट तक जाएगी और यहाँ से फिर से ये टर्न होकर के नीचे की ओर जाएगी। इसी तरह के यहाँ पर ये होता है अफरेंट तक जाएगी, अफरेंट से अटैच होकर के फिर से ये नीचे की ओर चली जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यू पैराइटल लेयर सी कैसी रहती है, पोल्स के रूप में प्रेजेंट रहती है। पैराइटल लेयर कंटिन्यू विद द वॉल ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन तक ये कंटिन्यू रहती है। क्लियर। और जो पैराइटल लेयर है और विसरल लेयर, ध्यान से समझिएगा हमेशा हमेशा के लिए कि जो पैराइटल लेयर है और विसरल लेयर है, इन दोनों के बीच के जो स्पेस एक बनता है उस स्पेस को हम क्लिप्ट लाइक स्पेस कहते हैं। क्लियर समझ रहे, माइंड में रखिएगा। ये जो क्लिप्ट लाइक स्पेस होता है, ठीक है, जो क्लिप्ट लाइक स्पेस है, तो कह सकते हैं कि क्लिप्ट एक तरह की डिजीज होती है जो कि कंजेनाइटल डिजीज होती है, जन्मजात होती है। इस बेबी के इमेज से आप समझ सकते हैं, ये जो बेबी के इमेज का लिप वाला जो पार्ट नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है क्लिप्ट लाइक है, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल डिजीज ही होती है, बहुत सारे माइक्रोब्स के कारण होती है। पार्टिकुलर वो जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे उसमें एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना हम ये इमेज आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखे हैं कि इस टाइप के यहाँ पर ये जो आपको ये पूरी नजर आ रही है स्पेस, ये पूरी जो हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं इसी को बोला जाता है क्लिप्ट लाइक स्पेस। और ये क्लिप्ट लाइक स्पेस के बीच का जो पार्ट नजर आ रहा है विसरल और पैराइटल को, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यू एज द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन। ल्यूमेन क्या होता है, ये पूरा ये खोखला वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि ये ट्यूबुलर से जाकर के अटैच होता है। फंक्शनल एनाटॉमी अगर देखेंगे बोमैन कैप्सूल के, तो ये रिसेंबल एज द फिल्टर पेपर, ठीक ना। रिसेंबल किसकी तरह रहती है, फनल विद द फिल्टर पेपर। मतलब कि जब आप फिल्टर पेपर को फनल के साथ में अटैच करेंगे तो उसका जिस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, उसी तरह की इसकी फंक्शनल एनाटॉमी होती है। फंक्शनल एनाटॉमी मतलब कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर होता है, ठीक ना। और बोमैन कैप्सूल की अगर डायमीटर की बात करेंगे तो 200 माइक्रोन होती है। इतना अपने माइंड में रखिए। क्लियर। आगे समझिए, रीनल ट्यूबुलर मतलब कि हम अब किसकी बात करेंगे, ट्यूबुलर पार्ट्स की बात करेंगे। अभी तक हमने किसकी बात किया था, रीनल कार्पल्स की बात किया था। अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूबुलर पार्ट्स की। तो रीनल ट्यूबुलर का जो बोमैन कैप्सूल नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में क्या रहता है, कंटिन्यू होता है, ठीक ना। रीनल जो कार्पल का बोमैन नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में क्या रहता है, ये कंटिन्यू लगा रहता है। क्लियर। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको है, ये पूरा क्या बता रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट्स होता है, ठीक ना, यहाँ तक है। ओके। नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमेशा माइंड में रखिएगा। एक पीसीटी होता है, लूप ऑफ द हिनले, और थर्ड डीसीटी होता है, डिस्टल कन्व्यूटेड ट्यूबुल्स और प्रॉक्सिमल कन्व्यूटेड ट्यूबुल्स। क्लियर। प्रॉक्सिमल कन्व्यूटेड ट्यूबुल्स जो होता है ये क्वाइल्ड फॉर्म होता है। कैसा होता है, ये आपको लेफ्ट साइड जो होता है कैसा नजर आएगा, क्वाइल्ड फॉर्म में नजर आता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है जो कि बोमैन कैप्सूल से अटैच होता है। ये वाला जो पार्ट होता है बोमैन कैप्सूल, इसी से अटैच होता है। जनरली यह कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, कॉर्टेक्स एरिया है, ठीक ना। तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और ये ब्रश कंटिन्यू एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हिलने, मतलब कि ये कंटिन्यू किससे लगा हुआ रहता है, लूप ऑफ द हिलने से लगा रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, हमेशा पूछता है कि पीसीटी के जो होता है लेंथ पूछ देता है। क्लियर। तो हमेशा याद रखिएगा कि पीसीटी की अगर लेंथ बताएं तो ये 14 mm में होती है, मिलीमीटर में होती है। डायमीटर की बात करेंगे तो 55 माइक्रोन होती है। क्लियर। और ये जो पीसीटी होती है डायरेक्ट किससे अटैच होती है, लूप ऑफ द हिलने से अटैच होती है। क्लियर। तो 14 mm इसकी लेंथ को अपने माइंड में रखिएगा और 55 mm डायमीटर को अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर। आगे देखेंगे लूप ऑफ द हिनले। लूप ऑफ द हिनले तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ द हिनले, हेयर पिन बैंड, और एक असेंडिंग लूप ऑफ द हिनले, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं,
ठीक है। ये पार्ट्स जो आपको नजर आ रहा है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स से। ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स का इनर और आउटर मेडुला, ठीक है। इनर का कॉर्टेक्स है और आउटर ले मेडुला का है। और ये जो होता है ये पार्ट्स होता है आउटर मेडुला का इनर वाला पार्ट्स, और ये कह सकते हैं कि इनर मेडुला है। क्लियर। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। कैसे हुए चीज को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तीन पार्ट्स अपने माइंड में रखिएगा। लूप ऑफ द हिलने का डिसेंडिंग सेगमेंट होता है, हेयर पिन बैंड और असेंडिंग। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है क्वाइल्ड फॉर्म से होते हुए प्रोक्सिमल कॉन्वेक्टिव नीचे की ओर जो आ रहा है इसको बोला जाता है डिसेंडिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा तो ये हेयर पिन बैंड होगा, और ऊपर की ओर जाएगा तो इसको बोलेंगे असेंडिंग। क्लियर। द डिसेंडिंग जो सेगमेंट होता है, डिसेंडिंग जो लूप ऑफ द हिलने का है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक थिक होता है और एक थिन होता है। तो ये जो आपको मोटा वाला पार्ट्स नजर आ रहा है जो पीसीटी से लगा हुआ है इसको बोलते हैं थिक से डिसेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। फिर नीचे की ओर आएगा तो इसको बोलते हैं थिन। क्लियर। तो जो थिक से डिसेंडिंग सेगमेंट होता है ये प्रोक्सिमल ट्यूब का कंटिन्यू पार्ट्स होता है और लगभग 6 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसकी कितनी लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके डायमीटर 55 mm होता है, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि डिसेंडिंग सेगमेंट में जो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है लूप का है वो किस सेल्स या टिश्यू से मिलकर के बना होता है। तो ये हमेशा रखिए क्यूबॉइडल इपिथेलियम से। क्लियर। थिन डिसेंडिंग की अगर बात करेंगे तो ये कंटिन्यू रहता है और ये फ्लेटेड इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बना होता है। 10 से 15 mm लॉन्ग होता है और डायमीटर इसका 15 mm होता है। क्लियर। अब अभी जो हमने आपको बताया, प्रॉमिस किया कि क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा पार्ट सिचुएटेड होता है। तो पीसीटी होता है और डीसीटी होता है, और सेगमेंट का थिक वाला पार्ट डिसेंडिंग का होता है और थिक वाला पार्ट भी असेंडिंग का होता है। आउटर मेडुला में जो होता है किसी भी पार्ट्स का सिचुएशन नहीं होता है, जबकि इनर मेडुला में थिन डिसेंडिंग का होता है, हेयर पिन बैंड का होता है, ठीक ना, और लूप ऑफ द हिलने का, और थिन असेंडिंग पार्ट होती है और कलेक्टिंग डक्ट होती है। क्लियर। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होता है। आगे देखेंगे हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड डिसेंडिंग सेगमेंट का थिन कंटिन्यूस पार्ट्स होता है। ये वाला पार्ट जो कर्व नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, इसको बोला जाता है हेयर पिन बैंड। और ये फ्लेटेड इपिथेलियल टिश्यू की सेल से मिलकर के बना होता है। क्लियर। असेंडिंग सेगमेंट की अगर बात करेंगे तो ये भी दो पार्ट्स होता है, एक थिन होता है और एक थिक होता है। थिन जो होता है हेयर पिन बैंड से लगा हुआ रहता है, ये वाला पार्ट्स जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं थिक। और ये 10 से 15 mm लेंथ होती है और डायमीटर 15 माइक्रोन का होता है। ल्यूमेन पार्ट्स जो होता है इसका इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बना होता है। क्लियर। ठीक की बात करेंगे तो ये भी जो होता है थिन पार्ट से ये कंटिन्यू लगा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और लेंथ की बात करेंगे तो 9 से लेकर के 10 mm इसकी लेंथ होती है, डायमीटर 30 माइक्रोन की होती है, और कीबॉर्डल इपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है। क्लियर। इतना अपने माइंड में रखिए इसको। डीसीटी की अगर बात करेंगे तो डीसीटी जो होता है डायट जो होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट से लगा हुआ कंटिन्यू पार्ट्स होता है, और 14.5 से लेकर के 15 mm इसकी लेंथ होती है। 30 से 50 माइक्रोन डायमीटर होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है। क्लियर। इतना अपने माइंड में रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। लेंथ और डायमीटर पूछता है और फिर किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे तो इसको हम इनिशियल या कि आर्च ऑफ द पार्ट्स भी कहते हैं। कॉर्टेक्स का है आर्च या कि इनिशियल पार्ट्स भी बोलते हैं। जो ये अटैच होता है कॉर्टेक्स का है यहाँ से लेकर के, ठीक है ना। ये पार्ट्स जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं। इसका मिडिल पार्ट्स मेडुला में प्रेजेंट होता है। मिडिल वाला जो पार्ट होता है मेडुला में प्रेजेंट होता है। 20 से लेकर के 22 mm इसकी लंबाई होती है, और 40 से लेकर के 200 माइक्रोन तक इसकी डायमीटर होती है। यहाँ पर 40 से लेकर 200 क्यों बताया गया है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है यूरिन को कलेक्ट करना, ठीक ना, और ये फर्दर फिर लगी रहती है यूरेटर से। तो यहाँ से 40 से लेकर के 200 माइक्रोन इसलिए बताया गया है क्योंकि इसकी साइज डायमीटर की साइज होती है तो वेरी करती रहती है।
डिपेंड करता है कि यूरिन का प्रेशर कैसा हो रहा है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है, ये चीज हमेशा रखिएगा क्योंकि पूछ देता है कलेक्टिंग डक्ट किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। क्लियर। आगे समझ लेते हैं यहाँ पर, अभी जो हम अभी एक्सप्लेन किए थोड़ी सी ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, कि नेफ्रॉन को अभी हमने जो पूरा एक्सप्लेन किया उसके रिगार्डिंग में देखें। नेफ्रॉन पढ़ा, नेफ्रॉन में दो पार्ट्स पढ़ा आप मन लो, ठीक है, एक रीनल कार्पस पढ़ा, एक ट्यूबुलर पार्ट्स पढ़ा। रीनल जो पार्ट्स था तो उसमें दो पार्ट्स थे, एक ग्लोमेरुलस पार्ट था और एक बोमैन कैप्सूल पार्ट था। क्लियर, इतना पढ़ा हमने। फिर यहाँ पर हमने रीनल कार्पस को उसके लोकेशन के आधार पर भी दो पार्ट्स पढ़ा था, एक को बोलते हैं कॉर्टिकल्स पार्ट, एक को बोलते हैं जस्टा मेडुलरी पार्ट्स हैं। क्लियर। ट्यूबुलर पार्ट्स में तीन पार्ट्स अभी पढ़ा हमने, पीसीटी पढ़ा, लूप ऑफ द हेनले और डीसीटी पढ़ा। क्लियर। तो जो लूप ऑफ द हेनले है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है, एक डिसेंडिंग है, हेयर पिन बैंड है, और एक असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग को थिक बोलते हैं और इसको भी जो होता है थिन सेगमेंट बोलते हैं, जबकि यहाँ पर असेंडिंग में भी थिक और थिन दो पार्ट्स होते हैं। क्लियर, यही हमने देखा, इसको अपने माइंड में रखिए। क्लियर। अब यहाँ पर जो हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट से मतलब कि कह सकती हैं कि कंपटीशन से एक एक पॉइंट से जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो चीज को बताने जा रहे हैं। ये पूरा समरी है, ठीक ना, ओवरव्यू है, पूरे नेफ्रॉन का है। जितना अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया अगर उसको आप अपने माइंड में ना रखिए, ये चार्ट को अपने माइंड में रखेंगे, तो आप नेफ्रॉन से कहाँ भी से कैसे भी क्वेश्चन अगर जनरेट होता है तो आप वहां पर टिक कर सकती हैं। क्लियर। और आप एकेडमिक एग्जाम से भी अच्छा डिजाइन करके लिख सकती हैं। तो सेगमेंट की अगर बात करेंगे, यहाँ पर सेगमेंट है इपिथेलियम कौन सी प्रेजेंट है टिश्यू, ठीक ना, लेंथ है और डायमीटर, ये सभी चीज की बात करेंगे। तो बोमैन कैप्सूल जो होता है तो फ्लेटेड इपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसकी कोई लेंथ यहाँ पर नहीं बताई गई है, जबकि डायमीटर ये 200 होता है, अभी हमने प्रीवियस में ही देख लिया। क्लियर। पीसीटी की बात करेंगे तो ये क्यूबॉइडल सेल्स या साथ में ब्रश बॉर्डर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 14 mm इसकी लेंथ होती है और 55 mm डायमीटर होता है। और ठीक है, डिसेंडिंग सेगमेंट की बात करेंगे तो क्यूबॉइडल सेल्स ये कि ब्रश बॉर्डर के साथ में प्रेजेंट होता है, 6 mm इसकी लेंथ होती है और 55 mm डायमीटर होता है। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयर पिन बैंड और थिन असेंडिंग सेगमेंट, इन तीनों की बात करेंगे तो ये फ्लेटेड इपिथेलियम टिश्यू की बना होता है, 10 से लेकर के 15 mm लॉन्ग होता है, ठीक ना, और 15 माइक्रोन डायमीटर का होता है। ठीक है। असेंडिंग सेगमेंट की बात करेंगे तो ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम का तो है लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर नहीं प्रेजेंट होता है, 9 mm लेंथ होती है और 30 माइक्रोन का होता है। डीसीटी की बात करेंगे तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू का मिलकर के बना तो है लेकिन इसमें भी ब्रश बॉर्डर की लाइनिंग नहीं होती है, 14.5 से लेकर के है 15 mm लेंथ का होता है, 22 से लेकर के 50 माइक्रोन डायमीटर का रहता है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे तो ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू को मिलकर के बनी होती है लेकिन इसमें भी किसी प्रकार का ब्रश बॉर्डर नहीं होता है, 20 से लेकर के 22 mm लेंथ की होती है और 40 से लेकर के 200 मतलब कि 42 टू 200 माइक्रोन डायमीटर के रूप में प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो इसको अपने माइंड में जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच टुडे, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ से फिनिश होता है, ये सेकंड पार्ट से। अब नेक्स्ट पार्ट इसके रिगार्डिंग में यूनिट सिस्टम का कौन सा उसको लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।